करप्ट अपने साथ बिठाए हुए, आपने तो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। उसके बाद तो आप ये देखें जनरल साहब के FIA आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है, अगर नैब नहीं मानता तो FIA तो कंट्रोल कर सकती है करप्ट आदमियों क्या को। बात कर रहे हैं आप सरफराज साहब, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये तो FI जो हुकूमतें गई हैं पॉलिटिकल, इन्होंने पुलिस ले लें, FIA ले लें, FBR ले लें, SECP ले लें, कोई महकमा नहीं है जहां जिसको इन्होंने पोलिटिसाइज नहीं किया, जहां इन्होंने अपने चेले नहीं बिठाए। कब नहीं है उनके भर्ती जो है उसमें ना मेरिट था ना उसमें कोई कॉम्पिटेंस थी, उसमें एक चीज थी सिर्फ आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन। एंड दिस इज ट्रू फॉर द जुडिशरी ऑल्सो। ये ऐसा नहीं है, जजेस भी जो है वो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से आए हुए हैं। तो सर इसका क्या हल, आप क्या हल देखते हैं? अगर जजेस की बात करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, एक केस था हैदराबाद फंड केस। उसके अंदर पहले एक इधर शेरी ब्लेयर होती थी, फिर हमारी इम्यूनिटी खत्म हुई, फिर खैबर कुरैशी जो है वो के थे। खैबर कुरैशी अभी कलभूषण केस को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मैंने उनका पढ़ा था कि वो इंडिया को भी डिफेंड करते रहे हैं अमेरिका में। हाँ। तो और कई लोगों के कमेंट्स, ऐसे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि आखिर में पाकिस्तान की जो हार है वो वकील की जीत है। कौन इस नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कलभूषण का केस तो उसने बड़ा अच्छा लड़ा, और कलभूषण के केस में भी वो वहां पे जाने से पहले जहां बड़ी डिटेल्ड मुशावरत करता था, शुरू में पहली पेशी में नहीं की, लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसमें मुशावरत होती रही, उसमें मैं भी शामिल रहा हूँ बात सेटिंग्स में। और ये मुशावरत जो थी वो उन हकायक की बुनियाद पे थी जो हम पहले से कुछ कर बैठे थे। बात यह है कि हमारी हुकूमत को कलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में जब इंडिया लेके गया उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए था। आपको ये कहना था कि ये एक दहशतगर्द है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी के मामला को हल कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इस चीज के ऊपर तस्लीम नहीं करते। इस चीज की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके फंस गया। जबकि कई लोग कहते हैं ना कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं तो उन्होंने जाके अपना जो इंटरनेशनली ये चीज बताई है, वरना तो एक इंटरनल मामला था, किसी को पता नहीं चला था, मिलिट्री कोर्ट ने दे दिया, उनको सजा हो जाती। लेकिन अगर इंटरनेशनली वो जाके वो बता रहे हैं कि जी ये इस तरह एस्पिनेज के केस में हमने इन्हें पकड़ा है, तो क्या ये चीज अच्छी नहीं है कि लाइक इंटरनेशनली आपने ये अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि आप पीछे इनके? नहीं, ये आपने एक मिसाल कायम कर दी। अब ये है कि हर दफा अगर कोई आप पकड़ेंगे आपको ले जाएंगे वहां पे, और वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप क्या समझते हैं? वो क्या इंसाफ देने वाला अदारा है? वहां भी तो जो लोग P5 के कंट्रीज हैं या जो बड़े मुल्क हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका चलता है वहां पे। ये अगर आप फैसलों को पढ़े देखें तो कतन ये नहीं है कि वहां पे आप लाख आर्गुमेंट देते रहे, जजेस आपके कोई नहीं थे, जज उनके बैठे हुए थे, इंडियन 2 जज थे उसमें, इंडिया ने पूरा इंतजाम किया हुआ था। ये तो कुदरत ने आपको बचा लिया। वरना अपनी आर्गुमेंट में कहा कि इनके अपने एक्स वजीर का अटैक हमारे लोगों ने कराया, क्यों गए थे ये वहां पे, अब यहाँ केस क्यों उनका जल्दी फैसला हो रहा, सजा दें। इसी सिलसिले में जो मैंने देखा था, जो मोईद हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, ये बयान तो उन्होंने भी दिया था, बहुत खुलेआम दिया था कि जो इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो तो हमारे पाकिस्तान ने किए हैं, और अब वही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि यही हमारा दुख है। देखिए ना, आप बैठी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप लंदन में हैं। मैं आपकी हुब्बुल वतनी पे तो शक नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहरहाल अगर आपने इंग्लैंड की शरीयत ले ली हुई है तो आपकी वफादारियां तकसीम तो हो गई। आपने आखिर उधर भी हल्फ उठाया है। मेरा और आपका फर्क यही है कि मैंने सिर्फ इस मुल्क का हल्फ उठाया। सो मैं आपको क्यों इम्तिहान में डालूं कि मैं आपको ला के इधर खड़ा कर दूं, अपना एडवाइजर बना लूं, और फिर आपके लिए मुश्किलात बन जाए। कल आपको कोई प्रेशर, जहां आपने नई शरीयत इख्तियार की है वहां से कोई प्रेशर आ जाए और फिर आपको कोई कंप्रोमाइज करना पड़ जाए। और वो भी सर मतलब छोटा मोटा लेवल भी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी। तो ये तो बहुत बड़ी हमाकतें हैं जी। ये सोचना कि मोईद यूसुफ यहाँ से बुलाया और पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, ये इससे बड़ी और बदअकली हो क्या सकती है? क्या तो हराम ये समझे कि साहब कि पाक फौज ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, जिसका हदूद अरबे नहीं पता कि ये हो सकता है कि अमेरिकन का जासूस ही हो,
बाद में फिर इसने अमेरिका चला जाना है जी। हाँ देखिए, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट को गाइड कर देती है, लेटर चले जाता है, फैसला फिर उनका होता है। ये नवाज शरीफ के वक्त में भी यही था, उससे पहले भी यही था। ये प्रोपेगेंडा कोई करता रहे ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी हमेशा गाइड कर देती है, लेटर चले जाता है, उसके बाद फैसला हुकूमत। नवाज शरीफ के दौर में तो जंजुआ साहब थे जो कोर कमांडर रिटायर हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जंजुआ था। उसका तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जंजुआ साहब फौज से थे, फौज से उन्होंने पूछा नहीं था, फौज से कभी भी उनकी क्लियरेंस नहीं मांगी थी। वो उनकी अपनी मर्जी की, अपने उनका जाती ताल्लुक होगा, कोई पहचान होगी जिसकी वजह से उन्होंने किया। लेकिन ये आर्मी की तरफ से ना नॉमिनेटेड थे ना क्लियरेंस थे, और यही चीज मुख्तलिफ वक्तों पे हुई है। इसी तरह उन्होंने जैसे बाबडा का चेयरमैन लगाया, वो भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, तो उनके बारे में भी कोई आर्मी ने नाम नहीं दिया था, या आर्मी ने क्लियरेंस नहीं की थी। आज इन्होंने स्टील मिल के लगाए, एक ब्रिगेडियर स्टील मिल का लगाया इन्होंने चेयरमैन, उसका भी नाम जीएचक्यू ने नहीं दिया, ना ही जीएचक्यू ने क्लियर किया। वो गवर्नमेंट का अपना फैसला है। इस तरह तो 25 आदमी लगे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, अभी हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, आपको पता ही है। और अभी केपी में 25 में बड़े थोड़े हैं, लेकिन 12 लगे हुए। जैसे अभी सीपैक अथॉरिटी का है। नहीं, एक सुन लें, केपी में एक इश्तिहार आया अभी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए लोग चाहिए जो फौजी हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट हो, कुछ हो, एसएसपी, एसपी, एएसपी के लिए। तो ये मैं हैरान हूं कि क्यों इस तरह का इश्तिहार दिया है केपी के लिए। बात ये है, अगर उन्होंने दिया तो बहरहाल ये एक उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट उसमें इंडिकेट कर दी। लेकिन चीज ये है कि पुलिस वगैरह में लेने में तो फिर भी कोई आपकी रेलेवेंस बनती है कि आपने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली हुई है, वेपन्स आपने वेपन्स की ट्रेनिंग ली हुई है, सिक्योरिटी के तमाम मामला को आप समझते हैं। हो सकता है कि आपका जो एक्स पुराना फाटा का इलाका है, वहां जरूरत हो पुलिस की इस तरह की कि वो अगर कल को कोई एक्शन करना पड़ जाए, पुलिस को वहां पे कोई टेररिज्म का किस्सा निकल आए तो वो फाइट करने की जरूरत पड़ जाए, वो चीजें तो शायद उससे हो जाए। पुलिस महकमा रेलेवेंट है उस लिहाज से। एक चीज, लेकिन अब जैसे स्टील मिल वगैरह, वो तो मैं आपकी सवाल पूछूंगी। इमरान खान साहब ने अभी बयान दिया है कि मुझे बस 6 माह का टारगेट दिया गया। ये टारगेट किसने दिया उन्हें? नहीं, उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। उन्होंने अपनी कैबिनेट को कहा था, उन्होंने अपनी कैबिनेट को कहा था कि 6 महीने का टाइम मैं दे रहा हूं, या तो आप इंप्रूवमेंट शो करें वरना फिर घर जाए। तो वो उन्होंने अपनी कैबिनेट को ये मैसेज दिया था, जिसका बाद में फवाद चौधरी ने भी किसी इंटरव्यू में जिक्र किया। ये उन्होंने कतई नहीं कहा कि उन्हें 6 महीने का टाइम दिया गया है। ये तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई आईनी तरीका नहीं है किसी को इस तरह हटाने का कि आप 6 महीने उसको कह दें। यहाँ पे तो जो कुछ भी अभी चल रहा है वो इंशाल्लाह आइन के मुताबिक चल रहा है और आइन के मुताबिक चलेगा। कि जुडिशरी में मियां नवाज शरीफ के लगाए हुए आदमी सारे हैं। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एहतसाब के लिए हमें 120 कोर्टें चाहिए। अब 120 कोर्ट जो अगर आपने बनानी है तो वो जरूरी नहीं कि वो अब इमरान खान है, पार्लियामेंट है, इन्होंने पिक करके भेजनी है ना। ये ईमानदार लोग भेज दें 120 एहतसाब अदालतें। वो भी देखें, तो मैं आपको बताऊं 120 जजों को बैठाने की जगह नहीं है, उनका स्टाफ नहीं है, उनके लिए वो इक्विपमेंट, कंप्यूटर, ये वो चीजें जो चाहिए वो नहीं है। इसके लिए बिलियंस चाहिए। इसी के ऊपर बात करनी चाहिए। बताया गया उनको कि जनरल साहब इन्होंने 5,000 अरब रुपया रावी प्रोजेक्ट में जो लगा रहे हैं उसकी क्या जरूरत है? जिस ये नहीं लगा रहे, जिस चीज गवर्नमेंट नहीं लगा रही, नहीं, जिस चीज की पहले जरूरत है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। गवर्नमेंट तो इसमें से पैसे कमाएगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो शहर ना बनाया जाए तो कोई कयामत नहीं, कोई मसला नहीं है। बड़ा अच्छा है, लाहौर शहर को आप ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसकी कच्ची आबादियों को पक्का कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है वहां। ये पैसा है इन्वेस्टर्स का, वो लगाएंगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, आप प्लॉट खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, वो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट डेवलप कर देगी और अपना हिस्सा रख लेगी उसमें से। वो भी आप देखें कि इस तरह फिर ये जो मलिक रियाज साहब हैं वो भी तो इन्वेस्टर हैं, और वो बिल्कुल वही तरीका का जो मलिक साहब ने जिस तरह कमाया है, ये भी। लेकिन आखिर में देखें
मलक रियाज साहब ने कराची में के लिए 1000 अरब की ऑफर की थी सुप्रीम कोर्ट को, जब जस्टिस साकिब निसार साहब थे। उसके बाद जब वो जाते जाते उन्होंने 450 कर दिया, 450 अरब। तो ये मैं हैरान हूं कि इस तरह की हरकतें चीफ जस्टिस से तो नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उधर भी, हो सकता है उधर भी किसी को हिस्सा मिला हो, आप क्या कह सकते हैं। ये लंदन में मशहूर है कि उसके बेटा जो लॉ कर रहा है, पता नहीं इस तरह की बातें मशहूर बात ये है कि जहां इतना पैसा इन्वॉल्व हो वहां ईमान जो है वो बदल जाती है, बदल जाते हैं, वो चीजें बदल जाती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का यही बिल्डिंग बनी है, उसको सीडीए 8 साल से फाइट कर रहा है। तो इन्होंने जाते जाते 2 दिन पहले कलम मारी है और लीगल करार दे दिया है। उसमें इमरान के भी 2 फ्लैट हैं और लोगों के भी, सीनियर लोगों के। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इमरान के होते ना होते, इमरान खान के उसमें फ्लैट ना भी होते तब भी उसने होना था, क्योंकि उसमें भी पैसा बड़ा इन्वॉल्व है। होना तो था, बात ये ना कि पैसा भी इन्वॉल्व है और बहुत बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, वो उसमें कोई इतनी दुनिया शामिल है। वो अगर आप यूं एक तरफ से कर देखें ना, वो तो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में ये चीज बनी और बड़ी लग्जूरियस किस्म की बिल्डिंग है, तो वहां पे बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। क्लियर करते थे, लेकिन कोई पेनल्टी तो लगाते हैं ना, हुकूमत को भी पैसा आता, पेनल्टी लगाते। अगर पेनल्टी लगाते तो अपना भी फिर उनको देनी पड़ती, तो वो जो फैसले करते हैं वो भी तो मुफीद, उसमें मुस्तफीद होते हैं। सर वैसे कुछ हल हो सकता है पाकिस्तान के ठीक होने का? ये तो यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखें सादिया, हमारे सामने असल चीज ये है, वज़ीर आज़म चेंज हो गया लेकिन बाकी सिस्टम तो वही है, सारा सिस्टम वही है, बल्कि उससे ज्यादा अवाम को गधा खिला खिला के इन्होंने गधे के कबाब और गधे की कढ़ाइयां उनकी मत मार के रख दी हुई है। मैं हैरान होता हूं कि बड़े समझ सूझबूझ वाले तालीम याफ्ता लोग, उनको भी इसमें तमीज नहीं है। सवाल पूछना चाहता हूं कि जो नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, उसका जज जो है उसने कह दिया है कि जी मुझे तो कहा गया था एस्टेब्लिशमेंट या जहां से भी था कि एक में सजा देनी है, एक में छोड़ना है। अब नहीं, उसने नहीं कहा, ये उसने नहीं कहा। देखिए मैं उसकी भी कहानी आपको बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये सादिया, अगर ये आप रिकॉर्ड पे ले लेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपके लिए पहलू होगा। जज अरशद मलिक जो है, इसको पोस्ट करवाया नवाज शरीफ के लोगों ने, यानी ये जो फ्रंट मैन थे, इनके 2 फ्रंट मैन है, एक आपके उधर है नासिर भट्ट इंग्लैंड में, और एक इधर है नासिर जंजुआ। नासिर जंजुआ जो वो बिलियनर है, उसका अपना जहाज है, फ्लाई करता है, वो बहुत पैसे वाला। नासिर जंजुए ने शाहद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था, उसको कह के अरशद मलिक को पोस्ट कराया, क्योंकि अरशद मलिक है रावलपिंडी का रहने वाला और इन सब का जानने वाला है। नासिर भट्ट भी यहाँ का रहने वाला है, रावलपिंडी का, और नासिर जंजुआ भी। तो ये इनका दोस्त था, जानने वाला था। इसको यहाँ पे उन्होंने पोस्ट कराया, फिर इसको पैसे दिए और इसको कहा कि भाई तुमने दोनों में बरी करना है। अब हुआ ये कि उसने पैसे खाए हुए थे। जब आया केस, फैसला आया, तो उसने भी कुछ अपने आप को बचाने के लिए किया कि जो केस ज्यादा मजबूत था, जिसमें सजा लाजमी थी, उसमें बरी कर दिया। और जो कमजोर केस था उसमें सजा दे दी। और अब जब ये लोग जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तो वो कहता है मैंने तो वो उस केस में दिया जिसमें बड़ी खामियां हैं। वो उनको खामियां बताता है, वो कहता है ये खामियां रखी है मैंने, तुम इसको जाके अपील शामिल करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले जाओ तो केस खत्म हो जाएगा वहां पे। वो ये कहते हैं कि यार ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तुम मेहरबानी करो जरा मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जाके ये कह दो कि मुझ पे बड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने फैसला ये कर दिया, क्योंकि ये कहने से फिर हम बरी जिम्मा हो जाएंगे। अब वो बकरी के लेले की तरह वो उधर जाती उमरा भी जाता है, रायवंड भी जाता है नवाज शरीफ के, फिर वो जाता है सऊदी अरेबिया, मदीना जाके तो नवाज शरीफ के बेटों को जाके सफाइयां पेश करता है, पैसे खाए हुए थे। इस दौरान में इन्होंने जो उसको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से ये सारा से बयान शान इन्होंने दिया, इन्होंने 5 करोड़ रुपए में जजों की वीडियोस खरीदी। ये मुल्तान का एक आदमी है मियां तारिक, जिसने अरशद मलिक की भी वीडियो बनाई हुई थी, उसकी किसी बड़ी बड़ी आप कह लीजिए कि गलत हालत में कोई खवातीन थी,
और फिर उसने आके इधर इस्लामाबाद में भी एक फ्लैट किराए पे लिया और उसने जगह जगह बनाई और जजेस को भी वो इनवाइट करता रहा और उनकी भी बनवाई। अच्छा। मरियम नवाज के पास उन्होंने 5 करोड़ में ये खरीदी, 20 करोड़ मांगता था। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सीनियर लीडर दलाल था दरमियान में सौदेबाजी कराने में, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्ट थे। और ये वीडियोस जो हैं ये मरियम को दे दी गई। अच्छा। और एक पजेरो गाड़ी और साथ उसके ये 5 करोड़ रुपया उसको दिया गया। अब वो पकड़ा हुआ, वो आज दिन तक उसकी जमानत नहीं, वो जेल में है मियां तारिक। इस शख्स ने ये वीडियो जब इनके पास आ गई मरियम, तो ये नासिर जंजूए को दी कि इसको एक्सप्लॉइट करो। वो वीडियो दिखा के इन्होंने उससे ये बयान करवाया, पैसे वरना वो खा गया हुआ था। अच्छा। और ये इतना घनौना इन्होंने काम किया। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि लोग इनकी असलियत क्यों नहीं समझते। आप सोचिए कोई आम आदमी ये खेल कर सकता है? पहले तो 5 करोड़ होगा किसके पास, लाएगा कौन? 5 करोड़ लें आप, वीडियो फिल्म खरीदें, और फिर इससे बड़े साजिशी ज़हनियत और हो क्या सकती है कि आप जज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो आदमी बिल्कुल अर्थ हो गया। उसके बाद उसको जो कहते रहे वो करता गया। ये तो उसकी नौकरी खतरे में आई तो फिर वो बोलना शुरू हुआ कि जनाब मुझसे इन्होंने ये करवाया, वरना और कोई किस्सा नहीं। उसके बाद आप देखिए कि पैसा क्या क्या काम करता है। इस सारे जाली केस में नासिर जंजूए को और नासिर भट्ट को पकड़ना चाहते थे एफआईए वाले। नासिर भट्ट भाग गया हुआ था, नासिर जंजूए को उन्होंने पकड़ा, नासिर जंजूए को पकड़ा और एक दिन में उसको छोड़ दिया। उसके बाद पैसा इतना है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसने एफआईए में पैसा लगाया। उन्होंने अगले दिन जाके जज के सामने उसको पेश करके कहा कि जी हमने इसकी तहकीक कर ली है, ये बेगुनाह है, अब 24 घंटे में तहकीक होगी। तो पैसा यहाँ पे इतना चलता। अब ये आज मैं सरफराज आपसे एक बात कहने लगा हूं और इसको पल्ले बांधे। आज पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, पाकिस्तान बहुत कमजोर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो करप्ट माफिया है यहाँ की, वो आज रियासत से ज्यादा ताकतवर है। उसका सबूत ये है और या उसकी वजह ये बन गई है कि ये इसलिए ताकतवर है कि आज करप्शन का जुर्म और इक्तदार ये दोनों एक जगह पे हैं। आपके हाथ में पॉलिटिकल स्टिक भी है, पावर भी है, आप इक्तदार में हैं और करप्शन भी आप कर रहे हैं। लिहाजा ना सबूत आपको मिल सकता है, आप पकड़े ना सबूत होगा। और अगर कोई मिल भी जाए सबूत तो आपकी जेब में करप्शन का इतना पैसा है कि आप रियासत के सारे सिस्टम को खरीद सकते हैं। जब आप सिस्टम को खरीद लेंगे तो रियासत कमजोर होगी, रियासत आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो ये आज नैब वगैरह सारा आज ये चक्कर है सिस्टम का, जो किसी को कोई सजा नहीं है, पकड़ते जरूर हैं, उसको रगड़ा देते हैं ताकि वो नाक रगड़ दे, वो पैसा आपके सामने रख दे तो फिर आजाद है। मिलिट्री रूल के बड़ा खिलाफ हूं इसी वजह से कि मिलिट्री रूल जो है वो उसमें आके प्रॉब्लम होती है कि एक आदमी ने अपनी लेजिटिमेसी को कायम करने, क्योंकि उसने कब्जा किया, आइन तोड़ा है, वो अपनी लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करता है, ठीक है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं होते। इनमें सबसे बड़ा पिछले दौर का कंप्रोमाइज जो है वो एनआरओ था। अगर एनआरओ ना करता तो आपके मुल्क का सदर जरदारी होता, उसमें तो बड़े केसेस थे, वो तो जेल में होता जी। लेकिन यही हमारे साथ दुख हुआ। भुट्टो पैदा किया अयूब खान ने, जियाउल हक पैदा कर गया नवाज शरीफ, और यहां आके जरदारी साहब को पैदा कर गया अपना परवेज मुशर्रफ। ये अलमिया है। तो इमरान को किसने पैदा की है जनरल साहब? देखें जी, इमरान को देखें, इमरान तो 22 साल से नहीं, आप गलत समझ रहे। इमरान तो 22 साल से मैदान में था, नवाज शरीफ मैदान में था जब आया जियाउल हक या भुट्टो। ये तो इन लोगों को तो खड़ा ही वहां पे किया इन्होंने। फौज ने खड़ा किया इमरान को, ठीक है। तीसरी पार्टी आ गई है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना कि पहला जलसा इमरान का जब गुजरांवाले में हुआ है तो मुझे एक इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर साहब का फोन आया जलसे से कुछ दिन पहले कि जी जलसा हो रहा है तो आपकी पोजीशन क्या है जलसे में शिरकत के लिए। तो बहरहाल मैंने फिर बताया जी कि मैं तो इतने साल हो गए, ये बातचीत इमरान से तल्लक ही नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। तो उससे मुझे यकीन हो गया कि पाक फौज ने ये इसको लेके आना है और लेके आए और सारी पार्टियां कह रही हैं चले, वो तो अब हो गया। पार्टियां कहती रहे, आपको किसी ने टेलीफोन किया तो आपने मान लिया, देखे ना। या तो आप कहते कि जी मैं उस दिन
मैं भी बकरी हो गया, मैं सीधा गया जाके जलसे में 200 आदमी लेके पहुंच गया। और सर नजर तो आया, होता ही सारी देखिए चीजें ना, बात नजर ये आई है, हैं। मैं बात ये ये अब है कि कालाबाग की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही आपने कहा ना कंसेसिस हो जाए, तो अब इमरान खान है, 3 सूबे इसके साथ हैं, तो चौथा सिंध का ये मामला क्यों नहीं करके एक कंप्रोमाइज कर लें कि इतना इतना पानी मिलेगा। तो इस पे कोशिश हो रही है, इस पे कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इनमें बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से पैसे शैसे खाए हुए हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस पे इत्तेफाक राय करें। उसमें केपीके में भी वो लोग मौजूद हैं। ये इतना सादा, इतना सीधा काम नहीं था, लेकिन मुशर्रफ चाहता तो कर सकता था। मुशर्रफ के लिए फिर भी इन लोगों की निस्बत जो सियासतदान है, जिन्होंने वोट लेने होते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। जो डिक्टेटर है उसके लिए निस्बतन आसान होता है काम। अगर वो करना चाहता तो वो कंसेंसस डेवलप कर सकता है काफी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जिन लोगों के आज भी रूट्स बाहर हैं और वो वहां पे कभी अफगानिस्तान से या इधर से उनके ताल्लुक वास्ते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन चीजों पे एग्री करें। लिहाजा उनको उनके मास्टर्स यही कहेंगे कि आप फतूर डालें। ये दुनिया मानती नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। आपको मैं एक चीज बताऊं, हकीकत में अगर मैं ये कहूं कि वली खान मरहूम अब तो जिंदा नहीं है, वो उनके ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, लेकिन उन्होंने कभी माना? वो तो हमेशा कहते रहे कि जी हम तो गद्दार नहीं है। लेकिन अब इंडियन 2 साल पहले रॉ के चीफ की किताब एक छपी, जो पुराना चीफ था उस जमाने, तो उसने उसमें लिखा हुआ है, उसके पेज 90 के ऊपर उसने लिखा हुआ है अपनी किताब के, कि जनाब जब 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, तो उसके साल या 1.5 साल बाद वली खान आए इंडिया, इंदिरा गांधी से मिले और उन्हें कहा कि जनाब मेहरबानी करें, बांग्लादेश तो आपने बनवा दिया, पख्तूनिस्तान भी बनवा दें। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके बाद 1977 तक इंदिरा गांधी मदद करती रही और ये तहरीक चलाते रहे पख्तूनिस्तान की। ये तो 1977 में इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगाई हुई थी, जिसके ऊपर मुकदमा था उसका अदालत में, तो अदालत में उसके खिलाफ फैसला हो गया, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ा वजारत उस्मा से। तो वहां आके ताल्लुक टूटा और 78 में फिर ये सारा किस्सा ही बैठ गया, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो आ गया अफगानिस्तान में और ये सारा नक्शा बदल गया इलाके का। पख्तूनिस्तान का किस्सा गायब हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में तो फिर जंग शुरू हो गई। वरना ये हमारे लोग ये काम करते हैं। ये आपको कभी किताबें जब किताबें छपती हैं तो फिर आपको पता लगे। आज मैं अगर कहूं तो वो मुझे कहेगा जनाब आप मुझ पे गद्दारी का लेबल लगा रहे हैं, ये हुसैन हक्कानी क्या कर रहा है? गद्दारी का लेबल आप लगा लें करने, लेकिन वो आपको कहेगा मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जब आज से 5-7 साल बाद, 10 साल बाद किताबें आएंगी अमेरिकन ऑथर्स की, तो हुसैन हक्कानी के सारे काले करतूत उसमें लिखे होंगे, फिर दुनिया यकीन करेगी। लेकिन वो लेट हो, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। ओके जी।